हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है, जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब को कवर कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने गवर्नर वाले चैप्टर को शुरू किया था। तो चलिए इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट जो है वेटो पावर्स, और देखेंगे कैसे ये पावर्स अलग होती है प्रेसिडेंट और गवर्नर के बीच, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्डिनरी बिल्स। तो पहले ये समझना जरूरी है कि वेटो पावर्स का मतलब क्या होता है। तो देखिए, जब किसी बिल को पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर पास करता है तो वो फाइनल अप्रूवल के लिए प्रेसिडेंट या गवर्नर के पास भेजा जाता है। वेटो पावर का मतलब होता है प्रेसिडेंट या गवर्नर के पास ये अधिकार होना कि वो उस बिल को मंजूरी दे सके, मना कर सके या कुछ केसेज में वापस भेज सके। इसका यूज करके वो लॉ बनने से पहले उस प्रोसेस को रोक सकते हैं या बदल सकते हैं। तो चलिए सिस्टमेटिकली समझते हैं दोनों अथॉरिटीज़ के पास कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं और उनका लीगल इम्पैक्ट क्या होता है। तो यहाँ पे पहले बात करते हैं प्रेसिडेंट की। तो व्हेनेवर ए बिल इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इट इज सेंट टू द प्रेसिडेंट, यानी कि जब एक ऑर्डिनरी बिल दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से पास हो जाता है तो वो प्रेसिडेंट के पास आता है एसेंट के लिए। यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास तीन ऑप्शंस होते हैं। पहला है एसेंट देना, यानी कि अगर प्रेसिडेंट एसेंट देते हैं तो बिल तुरंत एक्ट बन जाता है। दूसरा ऑप्शन है एसेंट को विथहोल्ड करना, इसका मतलब प्रेसिडेंट बिल को रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसे केसेज में बिल वहीं खत्म हो जाता है। तीसरा ऑप्शन है रिटर्न फॉर रिकॉन्सिडरेशन, बट इफ पास्ड अगेन प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट। तो तीसरा ऑप्शन है बिल को वापस भेजना रिकॉन्सिडरेशन के लिए, लेकिन अगर पार्लियामेंट उसी बिल को दोबारा पास कर देता है चाहे बिना बदलाव के या कुछ चेंजेस के साथ, तो प्रेसिडेंट को फिर एसेंट देना ही पड़ता है। यानी कि इस केस में प्रेसिडेंट के पास सिर्फ सस्पेंसिव वेटो होता है, एक बार ही वापस भेज सकते हैं, उसके बाद कंपल्सरीली साइन करना पड़ता है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है इफ ए स्टेट बिल इज रिजर्व्ड बाय द गवर्नर देन द प्रेसिडेंट हैज थ्री ऑप्शंस, कैन गिव हिज एसेंट, कैन विथहोल्ड एंड कैन रिटर्न। तो अब बात करते हैं एक स्पेशल सिचुएशन की, जब स्टेट लेजिस्लेचर का बिल गवर्नर रिजर्व कर देते हैं प्रेसिडेंट के लिए। इस केस में गवर्नर का रोल खत्म हो जाता है और अब डिसीजन होता है सिर्फ प्रेसिडेंट के हाथ में। यहाँ पे पहला ऑप्शन है प्रेसिडेंट एसेंट दे सकते हैं। अगर प्रेसिडेंट बिल को अप्रूव कर देते हैं तो वो बिल एक्ट बन जाता है, यानी लॉ के रूप में लागू हो जाता है पूरे स्टेट में। यही सबसे सिंपल और डायरेक्ट आउटकम होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रेसिडेंट विथहोल्ड एसेंट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट ने बिल को रिजेक्ट कर दिया। ऐसे केस में बिल डेड हो जाता है, यानी उसका एग्जिस्टेंस वहीं समाप्त हो जाता है। और तीसरा ऑप्शन है प्रेसिडेंट बिल को वापस भेज सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के पास रिकॉन्सिडरेशन के लिए। इस केस में स्टेट लेजिस्लेचर के पास 6 महीने का समय होता है उस बिल को दोबारा सोचने, डिस्कस करने और अगर चाहे तो फिर से पास करने के लिए। लेकिन ध्यान रहे, अगर लेजिस्लेचर फिर से वही बिल पास करके प्रेसिडेंट को भेजता है तो प्रेसिडेंट को उसे अप्रूव करना जरूरी नहीं है। यहाँ प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से एसेंट दे सकते हैं या फिर दोबारा रिजेक्ट भी कर सकते हैं। यानी अनलाइक पार्लियामेंट के केस में यहाँ उन पे कोई प्रेशर नहीं होता। ये प्रोविजन पार्लियामेंट के केस से अलग है, जहाँ प्रेसिडेंट के पास दोबारा रिजेक्ट करने का ऑप्शन नहीं होता। तो अब बात करते हैं गवर्नर की। तो देखिए, व्हेन ए बिल इज पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर इट इज सेंट टू द गवर्नर एंड हियर गवर्नर हैज 4 ऑप्शंस। तो अब हम समझेंगे कि जब कोई ऑर्डिनरी बिल स्टेट लेजिस्लेचर में पास होता है तो गवर्नर उस बिल के साथ क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पे गवर्नर के पास 4 ऑप्शंस होते हैं, लेकिन हर ऑप्शन का अपना कॉन्स्टिट्यूशनल लॉजिक और इम्पैक्ट होता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन है गिव हिज एसेंट, यानी अगर गवर्नर बिल से एग्री करते हैं तो वो उस पर साइन कर देते हैं। इसके बाद वो तुरंत एक्ट बन जाता है, यानी वो लॉ बन जाता है और स्टेट में लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है विथहोल्ड एसेंट, यानी गवर्नर बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं।
इसका मतलब है कि वो उस बिल को मंजूरी नहीं देते और वो बिल वहीं पर ख़त्म हो जाता है। इस ऑप्शन को एब्सोल्यूट वेटो कहा जाता है। लेकिन ध्यान रहे, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये नहीं बताया कि गवर्नर को बिल रिजेक्ट करने के लिए रीजन देना ज़रूरी है या नहीं। इस वजह से ये ऑप्शन थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है गवर्नर कैन रिटर्न बट इफ पास्ट अगेन मस्ट गिव हिज एसेंट। यानी गवर्नर बिल को वापस भेज सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के पास। अगर गवर्नर को लगता है कि बिल में कुछ कमी या कन्फ्यूजन है तो वो उसे दोबारा विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शन सिर्फ नॉन मनी बिल्स के लिए होता है। अगर स्टेट असेंबली फिर से वही बिल पास कर देती है, चाहे कोई अमेंडमेंट करे या नहीं, तो गवर्नर को उस पर साइन करना कंपलसरी होता है। ये होता है सस्पेंसिव वेटो, जिसमें गवर्नर बस एक बार रोक सकते हैं लेकिन दोबारा पास होने पर मना नहीं कर सकते। नेक्स्ट ऑप्शन है रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट एंड इन दिस केस फाइनल डिसीजन इज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर इज आउट। यानी कि यहाँ पे चौथा ऑप्शन है बिल को प्रेसिडेंट के पास भेज देना। गवर्नर ये तब करते हैं जब उन्हें लगता है कि बिल किसी नेशनल इंटरेस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल डाउट या यूनियन लिस्ट मैटर से जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिल किसी ऐसी सब्जेक्ट को टच करता है जहां सेंटर का अथॉरिटी है, तो गवर्नर उसे प्रेसिडेंट के डिसीजन के लिए रिजर्व कर सकते हैं। और जब एक बिल प्रेसिडेंट के पास चला जाता है तो गवर्नर का रोल ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे बिल का फ्यूचर सिर्फ प्रेसिडेंट के डिसीजन पर डिपेंड करता है, वो चाहे तो अप्रूव करे या रिजेक्ट कर दे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें यह समझ आता है कि गवर्नर का रोल सिर्फ सिरेमोनियल नहीं है, बल्कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने काफ़ी इंपॉर्टेंट पावर्स दिए हैं। लेकिन उनका इस्तेमाल कैसे होता है ये पॉलिटिकल और लीगल कॉन्टेक्स्ट पर भी डिपेंड करता है। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हमने ऑर्डिनरी बिल्स के कॉन्टेक्स्ट पे प्रेसिडेंट और गवर्नर के बीच के डिफरेंस को समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हम बात करेंगे एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ बिल्स की, जिसे कहते हैं मनी बिल्स। तो ये बिल सिर्फ फाइनेंशियल मैटर से जुड़े होते हैं, जैसे टैक्स, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, लोन्स etc। तो चलिए सबसे पहले प्रेसिडेंट के पावर्स को समझते हैं। तो व्हेनेवर ए बिल इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इट इज सेंट टू द प्रेसिडेंट एंड हियर प्रेसिडेंट हैज टू ऑप्शंस, कैन गिव हिज एसेंट और विथहोल्ड हिज एसेंट एंड हियर नो रिटर्न फॉर रिकॉन्सिडरेशन इज पॉसिबल। यानी कि जब एक मनी बिल लोकसभा से पास हो जाता है तो वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए भेजा जाता है। यहाँ पे राज्यसभा उस बिल को सिर्फ रेकमेंड कर सकते हैं, रिजेक्ट नहीं। इस केस में प्रेसिडेंट के पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन है एसेंट देना। अगर प्रेसिडेंट एसेंट देते हैं तो मनी बिल एक्ट बन जाता है और वो लॉ के रूप में लागू हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है विथहोल्ड एसेंट, यानी अगर प्रेसिडेंट बिल को रिजेक्ट कर देते हैं तो वो बिल वहीं पे डेड हो जाता है, यानी उसका कोई फ्यूचर नहीं होता। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, मनी बिल को प्रेसिडेंट वापस नहीं भेज सकते रिकॉन्सिडरेशन के लिए। यानी यहाँ पे सस्पेंसिव वेटो या रिटर्न का ऑप्शन नहीं होता। प्रेसिडेंट को या तो हाँ करना होता है या मना करना होता है, कोई थर्ड ऑप्शन नहीं होता। अब बात करते हैं गवर्नर के रोल की मनी बिल्स के कॉन्टेक्स्ट में। तो देखिए, व्हेन ए मनी बिल इज पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर इट इज सेंट टू द गवर्नर एंड हियर गवर्नर हैज थ्री ऑप्शंस, कैन गिव हिज एसेंट, कैन विथहोल्ड हिज एसेंट एंड कैन रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट। And when a money bill is reserved for the president, the final decision is decided by the president and governor is out. तो देखिए, जब एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मनी बिल को पास कर देती है तो वो गवर्नर के पास भेजा जाता है एसेंट के लिए। गवर्नर के पास यहाँ पे तीन ऑप्शंस होते हैं। पहला है एसेंट देना, यानी अगर गवर्नर अप्रूव कर देते हैं तो वो मनी बिल एक्ट बन जाता है और स्टेट में लागू हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है विथहोल्ड एसेंट, यानी अगर गवर्नर बिल को अप्रूव नहीं करते तो वो बिल वहीं पे डेड हो जाता है। ये गवर्नर का एब्सोल्यूट वेटो होता है। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है बिल को रिजर्व कर देना प्रेसिडेंट के लिए। अगर गवर्नर को लगता है कि बिल कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल या नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड है तो वो बिल को प्रेसिडेंट के पास भेज सकते हैं। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर एक बार बिल को रिजर्व कर दिया गया तो गवर्नर का रोल वहीं पे ख़त्म हो जाता है
उसके बाद डिसीजन सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट लेते हैं। और अगर प्रेसिडेंट एसेंट देते हैं तो बिल तुरंत एक्ट बन जाता है, लेकिन अगर वो विथहोल्ड करते हैं तो बिल वहीं पे डेड हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ भी हमें देखने को मिलता है कि मनी बिल्स में प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों के पास लिमिटेड लेकिन स्ट्रॉन्ग वेटो पावर्स होते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों इस स्लाइड में हम बात करेंगे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर प्रेसिडेंट वर्सेस गवर्नर के बारे में। तो देखिए, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है जिससे बिना सेशन के भी टेम्पोररी लॉ बनाया जा सकता है। प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों के पास ये पावर होती है, लेकिन उनके रोल्स, कंडीशंस और स्कोप अलग होते हैं। इस स्लाइड में हम इन दोनों के ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स को सिंपल और क्लियर कंपैरिजन के साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं व्हेन ऑर्डिनेंस इज इशूड, यानी कि ऑर्डिनेंस कब जारी किया जा सकता है। तो देखिए, इट इज इशूड बाय प्रेसिडेंट व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन एंड बाय गवर्नर व्हेन स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन, यानी कि जब पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं होते और किसी इंपॉर्टेंट मैटर पर तुरंत कानून बनाना जरूरी होता है तब ऑर्डिनेंस का यूज होता है। प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस तब जारी करते हैं जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती, और गवर्नर ऑर्डिनेंस तब जारी करते हैं जब स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं होते। ये एक इमरजेंसी लेजिस्लेटिव पावर है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। अब बात करते हैं व्हाई ऑर्डिनेंस इज इशूड, यानी कि क्यों जारी होता है ऑर्डिनेंस। तो देखिए, इट इज इशूड इन केस ऑफ अर्जेंट नीड फॉर बोथ मीन्स पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो ऑर्डिनेंस सिर्फ तभी लाया जा सकता है जब अर्जेंट नीड हो और रेगुलर लेजिस्लेटिव प्रोसेस का इंतजार नहीं किया जा सकता। जैसे कोई इकोनॉमिक क्राइसिस हो या कोई नया लॉ को तुरंत लाना हो तो प्रेसिडेंट या गवर्नर अपने रेस्पेक्टिव लेवल्स पर ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ ऑर्डिनेंस, यानी कि किस चीज़ पर ऑर्डिनेंस बन सकता है। तो प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस फॉर सेंट्रल लिस्ट वाइल गवर्नर फॉर स्टेट लिस्ट। तो देखिए, प्रेसिडेंट उन्हीं सब्जेक्ट्स पर ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं जो यूनियन लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट में हो, यानी जिन पर पार्लियामेंट कानून बना सकता है, जबकि गवर्नर उन सब्जेक्ट्स पर ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं जो स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, मतलब जिन पर स्टेट लेजिस्लेचर कानून बना सकती है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ ऑर्डिनेंस, यानी कि ऑर्डिनेंस का असर क्या होता है। तो देखिए, इट इज सेम एज लॉ फॉर बोथ। तो दोस्तों ये समझना इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डिनेंस एक टेम्पोररी लॉ होता है, लेकिन जब तक वो वैलिड है उसका इफेक्ट एक फुल फ्लेज्ड एक्ट के जैसे होता है। प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जैसा ही पावरफुल होता है, जबकि गवर्नर का ऑर्डिनेंस स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट के बराबर माना जाता है। अब सवाल आता है, व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ ऑर्डिनेंस, यानी कि ऑर्डिनेंस की लिमिट क्या है। तो इसका जवाब है विद इन पावर्स ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर रेस्पेक्टिवली, यानी कि प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों को कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ही रहकर ऑर्डिनेंस जारी करना पड़ता है। प्रेसिडेंट सिर्फ उन मैटर्स पर ऑर्डिनेंस बना सकते हैं जिन पर पार्लियामेंट कानून बना सकती है, जबकि गवर्नर सिर्फ उन मैटर्स पर ऑर्डिनेंस बना सकते हैं जिन पर स्टेट लेजिस्लेचर कानून बना सकती है। अब बात करते हैं विथड्रॉ ऑफ ऑर्डिनेंस, यानी कि क्या ऑर्डिनेंस को कभी हटाया जा सकता है या नहीं। तो ऑर्डिनेंस कभी भी विथड्रॉ किया जा सकता है। अगर लगता है कि अब उसकी ज़रूरत नहीं है तो प्रेसिडेंट या गवर्नर बिना किसी अप्रूवल के उसे वापस ले सकते हैं। अब बात करते हैं डिस्क्रिशन ऑफ ऑर्डिनेंस, यानी कि क्या ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट और गवर्नर का पर्सनल डिसीजन होता है। तो दोस्तों इसका जवाब है नो, दे कैन इशू ऑर्डिनेंस ऑन पीएम और सीएम एडवाइस रेस्पेक्टिवली, यानी कि प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑर्डिनेंस अपने मन से नहीं जारी करते, वो अपने रेस्पेक्टिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, यानी प्रेसिडेंट पीएम की एडवाइस पर और गवर्नर सीएम की एडवाइस पर। प्रेसिडेंट और गवर्नर का रोल सिरेमोनियल है, रियल पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है। अब बात करते हैं ऑर्डिनेंस के बाद क्या होता है।
तो देखिए, प्रेसिडेंट कैन ले इट बिफोर पार्लियामेंट व्हाइल गवर्नर कैन ले इट बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर। यानी कि ऑर्डिनेंस जारी होने के बाद जैसे ही पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का सेशन होता है, उस ऑर्डिनेंस को हाउस के सामने रखा जाता है। प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस को दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सामने रखा जाता है, जबकि गवर्नर के ऑर्डिनेंस को स्टेट लेजिस्लेचर के सामने अगर बाइकैमरल हो तो दोनों हाउसेज में प्रेजेंट किया जाता है। अब बात करते हैं एक्सपायरी ऑफ ऑर्डिनेंस, यानी कि ऑर्डिनेंस कब एक्सपायर होता है। तो इट इज एक्सपायर्ड 6 वीक्स पोस्ट रीअसेंबली और अर्लियर इफ रिजेक्टेड एंड इट इज एप्लीकेबल इन बोथ द केसेज। तो देखिए, ऑर्डिनेंस एक परमानेंट लॉ नहीं होता। जब पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर फिर से सेशन में आता है, उसके बाद 6 हफ्तों के अंदर ऑर्डिनेंस या तो पास होना चाहिए या एक्सपायर हो जाता है। अगर हाउस उससे पहले ही डिसअप्रूव कर दे तो वो तुरंत ख़त्म हो जाता है। अब बात करते हैं, जब प्रेसिडेंट या गवर्नर ऑर्डिनेंस इशू करते हैं तो क्या उन्हें किसी से इंस्ट्रक्शन लेनी पड़ती है। तो प्रेसिडेंट का केस सिंपल है। प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस निकालने के लिए किसी भी तरह के स्पेशल इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं होती। वो अपने मिनिस्टर्स की सलाह पर सीधा ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। लेकिन गवर्नर के केस में थोड़ा अलग होता है। कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में गवर्नर को प्रेसिडेंट की परमिशन यानी स्पेशल इंस्ट्रक्शन लेना पड़ता है। गवर्नर को 3 सिचुएशंस में इंस्ट्रक्शन लेनी पड़ती है। तो चलिए हर एक को समझते हैं। पहला केस है, अगर कोई ऐसा बिल है जो स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की परमिशन की ज़रूरत होती है और वही बिल को अगर ऑर्डिनेंस के फॉर्म में लाना हो तो गवर्नर को भी पहले प्रेसिडेंट की सैंक्शन लेनी पड़ेगी। दूसरा है, अगर गवर्नर को लगता है कि ये ऑर्डिनेंस का मैटर इतना इम्पोर्टेंट है कि प्रेसिडेंट की ओपिनियन लेना ज़रूरी है तो वो अपनी मर्जी से प्रेसिडेंट के पास भेज सकते हैं। तीसरा केस है, अगर ऑर्डिनेंस का कंटेंट ऐसा है कि अगर ये नॉर्मल बिल होता तो उसको पास होने के बाद प्रेसिडेंट की एसेंट चाहिए होती, तो ऑर्डिनेंस के लिए भी गवर्नर को पहले प्रेसिडेंट की इंस्ट्रक्शन लेनी होती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस स्लाइड में आपको प्रेसिडेंट वर्सेस गवर्नर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों इस स्लाइड में हम बात करेंगे प्रेसिडेंट और गवर्नर के पार्डनिंग पावर्स के बारे में, यानी कि किसी की सज़ा को माफ़ करने या कम करने का अधिकार। सबसे पहले बात करते हैं प्रेसिडेंट की। तो प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि वो किसी भी व्यक्ति की सज़ा को पार्डन, रिप्रीव, रेस्पाइट, रिमिट, सस्पेंड या कम्यूट कर सकते हैं। लेकिन ये तब जब उस व्यक्ति ने सेंट्रल लॉ यानी कि केंद्रीय कानून की अगेंस्ट क्राइम किया हो। अब एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे यह है कि प्रेसिडेंट के पास डेथ सेंटेंस यानी कि फांसी की सज़ा को भी माफ़ करने का अधिकार होता है। ये पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होता है, गवर्नर के पास नहीं। यहाँ पे तीसरा पॉइंट है, अगर किसी व्यक्ति को कोर्ट मार्शियल यानी कि मिलिट्री कोर्ट द्वारा सज़ा दी गई है तो उस केस में भी प्रेसिडेंट उसकी सज़ा को माफ़ या कम कर सकते हैं। अब बात करते हैं गवर्नर की। तो देखिए, गवर्नर भी किसी भी व्यक्ति की सज़ा को पार्डन, रिप्रीव, रेस्पाइट, रिमिट, सस्पेंड या कम्यूट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उन केसेज में जब क्राइम स्टेट लॉ यानी कि राज्य के कानून के अगेंस्ट हुआ हो। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात यह है, गवर्नर डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकते। वो सिर्फ उस सज़ा को सस्पेंड, रिमिट या कम्यूट कर सकते हैं, पूरा माफ़ नहीं कर सकते। यहाँ पे तीसरा पॉइंट यह है, गवर्नर के पास कोर्ट मार्शियल के केस में कोई पावर नहीं होता। ये पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होता है। तो दोस्तों इस स्लाइड में हमने जाना कि कैसे प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों के पास सज़ा को कम या माफ़ करने का अधिकार होता है, लेकिन उनके स्कोप और लिमिटेशंस अलग अलग होते हैं। प्रेसिडेंट का पार्डनिंग पावर ज़्यादा वाइड होता है। वो सेंट्रल लॉज, डेथ सेंटेंस और कोर्ट मार्शियल जैसे सीरियस केसेज में भी इंटरवेंशन कर सकते हैं, जबकि गवर्नर का पावर स्टेट लॉज तक सीमित होता है और वो डेथ सेंटेंस को माफ़ नहीं कर सकते। ये डिस्टिंक्शन हमारे फेडरल स्ट्रक्चर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें दोनों लेवल्स पर अलग अलग अथॉरिटीज अपना रोल निभाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ गवर्नर के बारे में बात करेंगे। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो
तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव।